हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। यह ग्रेजुएशन का बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज हम इसको शुरू करने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा। इसको यूनिट वाइज हम पढ़ेंगे, यूनिट 1 2 3 4 ऐसे करके। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 1। लीनियर अलजेब्रा को हम वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। इसका नाम वेक्टर स्पेस भी कहलाता है। लीनियर अलजेब्रा और वेक्टर स्पेस कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो वेक्टर स्पेस होता क्या है? वेक्टर स्पेस, व्हाट इज वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस यानी कि ए नॉन एम्प्टी सेट V। कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, मान लो V, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं भाई, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर V में। तो उस V सेट को हम वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर ए फील्ड F पर, ओवर ए फील्ड F इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये निम्नलिखित कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो तो हम जो V सेट है इसे हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। ये जो V सेट है इसे हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। तो वेक्टर स्पेस कुछ नहीं है, एक सेट है, ओनली अ सेट। और वो सेट जो ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करे तो हम बोलेंगे वो सेट अब वो वेक्टर स्पेस बन गया है, ठीक है। तो वो फॉलोइंग कंडीशंस क्या हैं? फॉलोइंग कंडीशंस जैसे कि V कॉमा प्लस इज़ एन एबेलियन ग्रुप, कि जो V कॉमा प्लस है यानी कि V एक सेट होना चाहिए और प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो जो ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी हमने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ी होंगी। ग्रुप थ्योरी क्या होती है? तो ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने एबेलियन ग्रुप भी पढ़ा होगा और एक सिंपल ग्रुप भी पढ़ा होगा। तो एबेलियन ग्रुप होना चाहिए V कॉमा प्लस, यानी कि V इज ए सेट एंड प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अगर वो ऐसा है तो हम बोलेंगे पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली V ने। अदरवाइज पहली कंडीशंस पे ही वो फेल हो जाएगा और वेक्टर स्पेस नहीं बन पाएगा। और वेक्टर स्पेस बनने के लिए ये सारी कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहली कंडीशन है V शुड बी एन एबेलियन ग्रुप। V शुड बी एन एबेलियन ग्रुप। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि हम यहाँ पर एक चीज़ ले लेंगे कि मान लो लेट सपोज अल्फ़ा जो कि एलिमेंट होगा किसका? सेट F का, जो कि F जो है क्या है? फील्ड है, ठीक है। मान लो हमने एक एलिमेंट ले लिया जो कि अल्फ़ा है और वो फील्ड का एलिमेंट है, और दूसरा एक और एलिमेंट ले लिया, मान लो स्मॉल v, और वो किसका एलिमेंट है? किस सेट का एलिमेंट है? वो V सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ पर F जो है वो एक फील्ड है और जो V है वो क्या है? वेक्टर स्पेस है। तो इस तरीके से फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंग्स टू F एंड ईच स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, ठीक है, जहाँ पे F इज़ ए फील्ड एंड V इज़ ए वेक्टर स्पेस। देन अगर मैं अल्फ़ा और V जो कि दोनों एलिमेंट्स हैं, एक अल्फ़ा जो है वो फील्ड का एलिमेंट है और स्मॉल V जो है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, उस सेट का एलिमेंट है जिसे हम वेक्टर स्पेस प्रूव करने वाले हैं। तो हम अगर उन दोनों एलिमेंट्स को, यानी कि फील्ड के एलिमेंट को और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को, मैं अगर इसे वो करूँ अल्फ़ा डॉट V, तो वो यूनिक होना चाहिए। तो वो एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ V का, यानी कि सेट V का एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए जो सेटिस्फाई करे ये फॉलोइंग कंडीशंस। और ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद हम बोलेंगे कि वो जो V सेट है, ये जो V सेट है वो कुछ नहीं, एक वेक्टर स्पेस बन चुका है, ठीक है। तो ये जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं वो हैं क्या? आइए जान लेते हैं। सबसे पहले कि लेट सपोज पहली कंडीशन कि पहला जो फील्ड का एलिमेंट है जिसे मैं बोलता हूँ अल्फ़ा, और जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है जिसे मैं हम बोल दूंगा V1 और V2। तो यहाँ पर कंडीशन ही लिखा रखी है कि अल्फ़ा डॉट V1 प्लस V2 हुआ। अल्फ़ा अलग ले लिया, पहले मैंने V1 प्लस V2 को ऐड किया, ठीक है, और फिर डॉट करी है अल्फ़ा के साथ। तो वो इक्वल होना चाहिए। अगर मैं सेपरेटली पहले अल्फ़ा को V1 से करूँ, ठीक है, अल्फ़ा को V1 के साथ ऑपरेट करूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद अल्फ़ा को V2 के साथ ऑपरेट करूँ, तो वो इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा V1 प्लस V2 से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो मैं बोलूँगा पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अदरवाइज़ यहाँ पर वो वेक्टर स्पेस प्रूफ होने में फेल हो जाएगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन कि अगर मान लो लेट सपोज अल्फ़ा और बीटा दोनों ही फील्ड के एलिमेंट हैं, ठीक है, और जो v है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो मैं क्या बोलूँगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, देखो कंडीशन ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सबसे पहले मैं अल्फ़ा प्लस बीटा कर दूं और फिर उसके बाद v से ऑपरेट करूं, तो वो रिज़ल्ट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए कि अगर मैं पहली बार अल्फ़ा को v से ऑपरेट करूं फिर प्लस करूं किसको, बीटा डॉट v से, तो ये दोनों रिज़ल्ट जो दें वो इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर फिर दोबारा से वो v जो सेट है वो फेल हो जाएगा वेक्टर स्पेस प्रूव करने में। अब तीसरी कंडीशन की बात की जाए तो तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है कि अगर जो अल्फ़ा बीटा है दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं, एफ फील्ड के एलिमेंट हैं, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों में डॉट प्रोडक्ट है और पहले इसको ऑपरेट किया गया है अल्फ़ा डॉट बीटा को, फिर उसके बाद जो फील्ड का जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है स्मॉल v उसके ऑपरेट किया, यानी सबसे पहले अल्फ़ा बीटा को दोनों को ऑपरेट किया, जो भी रिज़ल्ट आया, ठीक है, मान लो अल्फ़ा बीटा को ऑपरेट किया और आया गामा, फिर उस गामा को v के साथ ऑपरेट किया, फिर जो रिज़ल्ट आया वो इक्वल होना चाहिए किसके, कि अगर मैं पहले अल्फ़ा, यानी कि पहले मैं क्या करूं, अल्फ़ा बीटा को ऑपरेट करूं फिर उसके बाद v को ऑपरेट करूं, वो रिज़ल्ट इक्वल होने चाहिए, पहले बीटा v को ऑपरेट करूं फिर बाद में अल्फ़ा को करूं, या तो पहले अल्फ़ा v को ऑपरेट कर लूं फिर बाद में बीटा को ऑपरेट करूं, तो ये तीनों ही कंडीशंस में ये सेम रिज़ल्ट आएंगे, तो मैं बोलूँगा तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। और अगर चौथी कंडीशन की बात की जाए तो चौथी कंडीशन होती है कि मैं कोई वन एलिमेंट ले लेता हूँ, वन, फिर उसको वेक्टर स्पेस v के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूँ और वो फाइनली v ही मिलना चाहिए। और ये चौथी कंडीशन में अगर v अगर मिल जाता है तो मैं बोलूँगा जैसा कि वन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ f की, फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा जो है वो f के एलिमेंट हैं और v1 v2 जो है वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं, v1 v2 जो है वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं, तो ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं। तो हमारे पास ये सारी कंडीशंस अगर फॉलो होती हैं किसी भी सेट v के लिए तो हम बोलेंगे v जो है एक वेक्टर स्पेस है, अदरवाइज़ वो वेक्टर स्पेस नहीं है। पहला v प्लस के लिए वो एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, फिर दूसरा कोई अल्फ़ा है जो कि f का एलिमेंट है और जो v स्मॉल v है जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, अल्फ़ा डॉट v अगर मैं ऑपरेट करूँ तो वो यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये पहले कंडीशंस हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा डॉट v1 प्लस v2 करो तो इज़ इक्वल टू होना चाहिए अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2 से। फिर दूसरी कंडीशन है अल्फ़ा प्लस बीटा करो, फिर उसके बाद स्मॉल v जो कि वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है उसके साथ ऑपरेट करो, वो सेम रिज़ल्ट दे जब अल्फ़ा डॉट स्मॉल v प्लस बीटा डॉट स्मॉल v करें तो उससे। फिर तीसरी कंडीशन आती है कि अल्फ़ा डॉट v करो और फिर डॉट स्मॉल v से करो, या पहले किसी को भी किसी के साथ ऑपरेट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, रिज़ल्ट सेम होना चाहिए, सभी कंडीशन में रिज़ल्ट सेम होना चाहिए। और चौथी कंडीशन आती है कि अगर मैं वन ले लूँ उसको v के साथ ऑपरेट करूँ तो वन डॉट v जो है वो v ही मिलना चाहिए, जो कि v जो है किसका एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। जैसे हमने नोट्स में भी लिखा है कि अल्फ़ा बीटा जो है वो फील्ड के एलिमेंट हो, v1 v2 स्मॉल v ये सब जो है वेक्टर स्पेस v के एलिमेंट हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी एलिमेंट्स v के हैं वो सारे एलिमेंट्स वेक्टर कहलाएंगे, वेक्टर्स कहलाएंगे, और जितने भी एलिमेंट f के हैं, जितने भी एलिमेंट्स f के हैं वो सारे स्केलर्स कहलाएंगे। और जो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फ़ा जो कि f का एलिमेंट है और स्मॉल v जो कि वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो इसे हम बोलेंगे अल्फ़ा डॉट v को स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो स्केलर है और जो स्मॉल v है वो वेक्टर है। तो जब इन दोनों की प्रोडक्ट होगी तो उन दोनों की प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे जब
कोई फील्ड का एलिमेंट हमने ले लिया और उससे प्रोडक्ट करवाई वेक्टर स्पेस के एलिमेंट के साथ, तो वो जो रिज़ल्ट होगा या वो जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो कहलाएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलिए अभी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है भाई, एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल है कंसीडर v इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई। मान लिया, कंसीडर किया कि v जो है x कोमा वाई है, जहाँ पे x और y दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी कि x भी रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है, विच इज़ आर स्क्वायर। तो हम इसे आर स्क्वायर कह सकते हैं। एंड टेक f इज इक्वल टू आर। तो जो फील्ड है इस जगह पे, जो फील्ड है वो फील्ड कुछ नहीं, पूरा रियल नंबर है। पूरा रियल नंबर जो है वो फील्ड का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑन वी डिफाइन एडिशन प्लस एज फॉलोज। तो जो v है वेक्टर स्पेस है भाई, v एक सेट है जिसे हम वेक्टर स्पेस कह रहे हैं, और वही डिफाइन करेगा कि उसके नज़रिए में एडिशन का मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर स्पेस या ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी आपने अभी तक जो भी पढ़े हैं सब्जेक्ट्स, उसमें एडिशन का मतलब वो एडिशन नहीं है जो हमने जनरल ऑपरेशंस पहली दूसरी क्लास में सीखे हों। मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी वो नहीं है, ना ही डिवीज़न का मतलब वो है, ना ही डॉट का मतलब वो है। एडिशन का मतलब ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी या वेक्टर स्पेस या लीनियर अलजेब्रा जैसे हम कहते हैं, वेक्टर स्पेस और लीनियर अलजेब्रा कुछ भी बोल दो, इन जगहों पे इन सारे ऑपरेशंस का मतलब वो एग्जाम्पल या वो सिचुएशन ही डिसाइड करेगी कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर एडिशन का मतलब कुछ अलग है कि अगर बोला जाए कि v के हिसाब से एडिशन यानी कि प्लस जो है वो क्या है, कि मान लो लेट सपोज दो एलिमेंट्स ले लिए। यहाँ पे दो एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि किस तरीके से हैं कि पहला x होगा और दूसरा y होगा, यानी कि x और y दोनों ही मौजूद होंगे। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2 और 3, तो यहाँ पर जो 2 है वो x का काम करेगा और जो 3 है वो y का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स होंगे और वो दोनों ही एलिमेंट्स किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो ये जो सेट है जिसे हम v बोल रहे हैं, v जो 2,3 है, क्या है, एक एलिमेंट है या नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, 2 और जो 3 है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वो एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। इस चीज़ से हमें पता चल जाएगा। लेकिन v जो जिसे हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करने वाले हैं या प्रूव करने वाले हैं, उसके हिसाब से एडिशन का मतलब क्या होता है कि मान लो x, y है और x1, y1 प्लस x2, y2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो इसका मतलब ये होता है कि x1 x2 के साथ ऐड होगा और y1 y2 के साथ ऐड होगा और बीच में कॉमा लग जाएगा। यह है एडिशन। ये डिफाइन किया है एडिशन कि x1, y1 प्लस x2, y2 मतलब होता है x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 और फिर बीच में कॉमा लगा दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। और यही है एडिशन का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर स्पेस v, जिसे हम प्रूव करने वाले हैं। नेक्स्ट देन v, प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, चेक इट। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जो v, प्लस है एक एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। v एक कोई भी सेट ले लिया जिसमें x और y है, इस तरीके का सेट है, वो ये सेट ही है। और ये किस फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। x, y बिलोंग टू, x और y दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो एबेलियन ग्रुप होगा। या आपके लिए सवाल है, आप खुद चेक कीजिए कि v, प्लस जो है वो एबेलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा। एबेलियन ग्रुप कैसे चेक करते हैं, अगर आपको वो सीखना है तो आप ग्रुप थ्योरी का लेक्चर देख सकते हैं। ये है वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पर एबेलियन ग्रुप चेक कीजिए कि क्या v, प्लस एबेलियन ग्रुप होगा। वाकई v, प्लस जो है एबेलियन ग्रुप होगा, लेकिन आप इसे करेंगे जब आप एग्जाम्पल आपके पेपर्स में आएगा तो उसे आप कंप्लीट करेंगे, उसको चेक करके दिखाएंगे कि हाँ ये एबेलियन ग्रुप है। दूसरा, अगर मैं आइडेंटिटी देखूं तो आइडेंटिटी होगी 0,0, 0,0, ठीक है। जैसे कि आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, उस हिसाब से 0,0 को देख सकते हैं कि क्या वो वाकई आइडेंटिटी है या नहीं है। आइडेंटिटी जो है वो दो तरीके से डिफाइन होती है। पहला तरीका तो ये कि मैं जब आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी उस सेट के एलिमेंट के साथ अगर मैं ऑपरेट करूं तो वही एलिमेंट मिले, यानी कि आइडेंटिटी का कोई इफेक्ट ना पड़े उस एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है कि उस एलिमेंट को मैं अगर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं, मान लो लेट सपोज मेरे पास कोई ए एलिमेंट है
ठीक है, और मैं उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे वही एलिमेंट मिले। अगर वही एलिमेंट मिलता है तो मैं बोलूँगा ये जो ई है वो कुछ नहीं आइडेंटिटी एलिमेंट है। पहली डेफिनेशन आइडेंटिटी एलिमेंट को इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, सेट, कोई भी सेट, जैसे मैं ग्रुप थ्योरी या वेक्टर स्पेस या अबेलियन ग्रुप दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसमें आइडेंटिटी कैसे देखूंगा मैं। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, मान लो लेट सपोज अब की बार में हम बी ले लेते हैं, बी कोई भी एक एलिमेंट ले लिया। अगर मैं उसको ऑपरेट करूँ किसके साथ, जो एलिमेंट लिया है उसके इन्वर्स के साथ, तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। और अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा जिसे हम आई से डिनोट कर सकते हैं तो वो ज़ीरो होगा। तो इस केस में भी आप ये देख सकते हैं 0,+0, 0,0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि 0,0 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करो तो 0,0 का कोई मीनिंग नहीं रहता। जैसे a, b है हमारे पास, a, b है, उसको मैं ऐड करूँ 0,0 से, a, b को ऐड किया जाए 0,0 से, तो a, b तो a+0 और b+0, यहाँ पर बनेगा क्या, a, b, वही सेम एज इट इज़ आ गया, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा a, b का, a, b ही रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोनों पर। तो ये जो 0 है 0,0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल निभा रहा है। इसी तरीके से इन्वर्स की बात की जाए तो इस केस में इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स x, y का इन्वर्स होगा -x, -y, क्योंकि इन्वर्स वो एलिमेंट होता है कि किसी एलिमेंट के उस इन्वर्स के साथ ऑपरेट किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो x, y को जब मैं ऐड करूँगा तो x, y को जब मैं ऐड करूँगा तो वही होगा x -x 0 बन जाएगा, y -y 0 बन जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट 0,0। तो फाइनली मुझे पता चल जाएगा कि ये जो x, y है इसके लिए -x, -y जो है एक इन्वर्स एलिमेंट है। अब आगे डिफाइन करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें करना क्या है, सिंपल सा एक एलिमेंट लेना है जो फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, और दो एलिमेंट्स लेने हैं, ऐसे नहीं, एक एलिमेंट ऐसा लेना है जो फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, और एक एलिमेंट ऐसा लेना है जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर x, y जो है वो वेक्टर स्पेस यानी v का एलिमेंट है, और अल्फ़ा जो है वो फील्ड का एलिमेंट है। इन दोनों को ऑपरेट करवाना है, और जो भी हमने ऊपर पढ़े थे, जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी थी, वो सारी कंडीशंस शो करके दिखानी है कि अल्फ़ा डॉट x1, y1 से ऑपरेट कराना है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा करके ले लेना है, फिर अल्फ़ा बीटा, फिर v, ये सारे कंडीशंस लेकर दिखानी है, और वो शो करना है कि ऐसा है, ऐसा हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो फाइनली लिख देना है कि जो v है और कुछ नहीं, एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f के, जहाँ पे f जो है वो रियल नंबर ही है, f जो है वो एक रियल नंबर है। तो कैसे किया है देख लेते हैं। डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय अल्फ़ा डॉट x, y इज इक्वल टू अल्फ़ा x और अल्फ़ा y, ठीक है। देन इट इज़ ईजी टू वेरीफाई दैट ऑल, बहुत आसान है 1 से लेकर 4 तक सेटिस्फाई करना, और ये भी आपके लिए होमवर्क है, एज ए होमवर्क। जहाँ जहाँ पे चेक इट लिखा हुआ होगा इसका मतलब होता है कि आप इसे स्वयं खुद करके देखें, और वो आसान होगा, इतना कठिन नहीं होगा। जहाँ पे भी चेक इट लिखा हुआ होगा आप उसे कर सकते हैं, अपनी पिछली कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके वहाँ पे आप उसे कर सकते हैं, जहाँ पे भी चेक इट लिखा हुआ होगा हमारे नोट्स में। नेक्स्ट आता है 10, हम बोलेंगे जो v इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि 2, आर स्क्वायर का क्या मतलब था कि एक ऐसा एलिमेंट होगा जहाँ पर x होगा और y होगा, इसलिए हमने आर स्क्वायर बोला। अगर आर क्यूब होता तो मतलब क्या होता कि वहाँ पर x होता, y होता और z होता, तो हम बोलते ये x क्यूब है, ठीक है। अगर x की पावर 4 होता तो x होता, y होता, z होता, फिर p होता, ऐसे, ठीक है। तो हम बोलते फाइनली जो v जो है जिसे हम प्रूव करने वाले थे वेक्टर स्पेस, जो कि इस फॉर्म में था 2 टपल की फॉर्म में, तो ये x, y 2 एलिमेंट्स है तो हम 2 टपल बोलेंगे, अगर 3 एलिमेंट्स होते तो 3 टपल बोलते, अगर 4 एलिमेंट होते तो 4 टपल बोलते, ठीक है। तो इसे हम 4 टपल बोलते हैं, और ये फाइनली वेक्टर स्पेस प्रूव हो जाता है ओवर आर। ओवर आर क्यों, ओवर फील्ड होना चाहिए, जी हाँ, ओवर आर मतलब है फील्ड आर का ही काम कर रहा है, या आर जो है फील्ड का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम वी को वेक्टर स्पेस बोलेंगे ओवर फील्ड ओवर आर।
तो हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जिसमें लिखा हुआ है कंसीडर v इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैसे ही दो टपल हैं विद द सेम प्लस एज अबव, और प्लस का मतलब बिल्कुल वही है जैसे अबव था, यानी कि x, y, x1, y1 प्लस x2, y2 होगा। तो इसका मतलब ये होगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2। ठीक है, यही प्लस डिफाइन करेगा। लेकिन इस केस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन अलग होगी, वो इस तरीके से होगी। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि अल्फ़ा डॉट एक्स कोमा वाई लूँगा मैं। अगर मैं अल्फ़ा डॉट एक्स कोमा वाई लूँगा तो अल्फ़ा एक्स तो मिलेगा, लेकिन अल्फ़ा जब वाई के साथ ऑपरेट होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन। तो इस कंडीशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी अलग कर दिया है। अब सवाल ये उठता है देन नोट दैट, नोट करने वाली बात ये है कि 1.v जो है वो v के बराबर नहीं होगा। 1.v जो है वो v के बराबर नहीं होगा, यही चेक करना है। देयरफॉर इसीलिए जब 1.v बराबर v के नहीं होगा, इसीलिए हम बोलेंगे v जो है वेक्टर स्पेस नहीं है ओवर फील्ड f के। अंडर दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वजह से, इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वजह से कि 1.v जो है वो v नहीं है, इस वजह से ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो v है इज इक्वल टू आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अब कैसे इसे चेक करना है आपको खुद कि कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। वैसे 1 और ये x, y है यहाँ पर। अब इसे जब हम 1.x करेंगे, ठीक है, और ये जो y है 1.y होगा तो ये होना चाहिए 0, लेकिन 1.y का मतलब होता है y, इसका मतलब होता है x, 1.x का मतलब x और 1.y का मतलब y, जो कि इक्वल नहीं है। जो कि किसके इक्वल नहीं है? x, 0 के। क्योंकि यहाँ पर y की जगह 0 होता तो हम बोलते कि 1.v इज इक्वल टू v है, बल्कि v नहीं आ रहा, इसलिए वो इक्वल नहीं है। किसके? x, 0 के इक्वल नहीं है। और ये इक्वल ना होने की वजह से ये वेक्टर स्पेस नहीं है, सिर्फ ड्यू टू वन रीज़न। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन देखें तो कैसे देखेंगे? जनरलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस देखते हैं, तो हम उसे जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर ऐसा ही होगा तो हमारे पास ऐसे ही रिजल्ट आने वाला है कुछ। तो जनरलाइजेशन हो जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा, ये जनरल वे है। तो जनरल वे हम बताने वाले हैं कि जनरलाइजेशन से। तो जनरलाइजेशन टेक v इज इक्वल टू x1, x2, xn। तो v जो है वेक्टर स्पेस है, x1 से लेके xn तक वहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हर x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, हर x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और जो फील्ड होगा, वो जो फील्ड का काम करने वाला है सेट है, वो कौन है? वो कुछ नहीं, पूरा रियल नंबर है, ठीक है, पूरा रियल नंबर है। तो ऑपरेशंस एज कुछ इस तरीके से ऑपरेशंस होंगे, x1, x2, xn प्लस y1, y2, yn। तो मैं पहले तो 2 टपल लिए थे, 3 टपल लिए थे, 4 टपल लिए थे, ऐसे टपल्स ले लेके हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब की बार क्या होने वाले, हम n टपल्स लेंगे, x1, x2, x3, x4, और ऐसे करते करते xn एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। उसको प्लस कर रहे हैं y1, y2, y3, y4, y6, y7, yn तक, ठीक है। यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, और उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वो n एलिमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे x1, x2, x4, x5, xn जो है वो भी v का एलिमेंट है, और y1, y2, y3, y4, y5 ये भी v का एलिमेंट है, ठीक है। ये एडिशन कुछ इस तरीके से जनरलाइज होगा। तो जनरलाइज कर सकते हैं कि x1 जो है वो x2 से जुड़ जाएगा, x1 प्लस y1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगा, x1 प्लस y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, xn जो होगा yn होगा, x3 y3 प्लस होगा। तो जनरलाइज एडिशन हो जाएगा, ये ऑपरेशन जनरलाइज हो जाएगा। एज इसी तरीके से अगर मैं अल्फ़ा ले लूँ जो कि फील्ड का एलिमेंट है, और x1, x2, x3, xn तक जो है वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं, तो अल्फ़ा पहली बार x1 से मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा x1, अल्फ़ा x2, अल्फ़ा x3, अल्फ़ा x4,
ऐसे करते करते अल्फ़ा xn तक होंगे वो एलिमेंट्स और वो सेट बन जाएगा। ये कहलाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये कहलाएगा डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन, कि ऑपरेशन को जिस तरीके से डिफाइन है, एडिशन को जिस तरीके से डिफाइन है, जनरलाइज्ड वे है, यहाँ पे n टपल्स हैं, देन इट इज़ ईजली सी दैट, तो यह देखना बड़ा आसान होगा, V इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल R, कि जो V है इस केस में भी, n टपल्स के केस में भी V जो है वो वेक्टर स्पेस होगा ओवर फील्ड F, जो कि F क्या है, R है, पूरा रियल नंबर है, तो ओवर रियल नंबर जो V है वो वेक्टर स्पेस होगा। ये जनरलाइजेशन हो जाता है। अब n टपल्स भी होंगे, अगर टपल्स की कहानी होगी और ऑपरेशन को जिस तरीके से डिफाइन है, जैसे कि हमने देखा ऑपरेशन को जिस तरीके से डिफाइन है और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे डिफाइन है, तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर स्पेस होगा ही होगा ओवर फील्ड R के। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे। नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है, नोट कीजिए, नोट इन व्यू ऑफ दिस एग्जांपल वन फाइंड्स दैट ईच R, R स्क्वायर, R क्यूब, R4, Rn, n फाइनाइट इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो ये पूरी कहानी जो ऊपर हमने पढ़ी, ये जो हमने डिफाइन किया एडिशन को फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, तो हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं, फाइनलाइज बात कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ जहाँ पर ऐसे एग्जांपल्स हों R स्क्वायर, 1 टपल, 2 टपल, 3 टपल, n टपल तक वेक्टर स्पेस के ओवर कैपिटल R रियल नंबर के, तो वो जो V है वो वेक्टर स्पेस ही होगा। ये जनरल बात हो गई। आगे बढ़ते बढ़ते एक और पॉइंट ले लेते हैं, वो पॉइंट है नोटेशन, कि मान लो लेट सपोज V जो वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड F के, तो इसे V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, इतना लंबा लिखने की जगह पे हम सीधा लिख सकते हैं VF, इसका मतलब होता है वेक्टर V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। ठीक है, नेक्स्ट लेट V इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कि V जो है C है, यानी कि कोई जो V सेट है, वो जो V सेट है वो कुछ नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद यूजुअल एडिशन, जिसमें ऐसी नॉर्मल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन भी है। तो डिफाइन क्या करना है, देन हमें देखना है जो CR है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर स्पेस को दिखाना है। C जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है ओवर R के ऊपर, C जो है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वेक्टर स्पेस है ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ये सारे वेक्टर स्पेसिस हैं, ये दिखाना है। वेयर इज R C इज नॉट, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए वेक्टर स्पेस, C is a vector space, C where C is a complex number, C is a vector space over R, C is a vector space over C, and लेकिन but R is not a vector space over C, यानी कि real number is not a vector space over complex number, but complex number is a vector space over real number, complex number is a vector space of complex number। ये सारी माइंड में फीड होनी चाहिए चीज़ें और समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ही फील्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही वेक्टर स्पेस है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर, बट रियल नंबर इज़ नॉट ए वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि रीज़न दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट वैलिड। जब रियल नंबर जो है, रियल नंबर को हम वेक्टर स्पेस जब दिखाने जाएंगे ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उस वक्त स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं होगा। और वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं हो रहा सर, इसलिए ये जो है रियल नंबर वेक्टर स्पेस नहीं है ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल्स ही हैं, इन सारी चीज़ों से आप कॉन्सेप्ट्स को रिगार्डिंग वेक्टर स्पेस के क्लियर कर सकते हैं। ये जो हम वीडियो पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा को वेक्टर स्पेस भी कहते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू वेक्टर स्पेस,
ठीक है, ये हमारी वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। बाकी 2 एग्जांपल और रह गए, हम इसे और पढ़ लें और सीख लें क्या मतलब है इसका, और क्लियर कर पाएँ कि वेक्टर स्पेस से हम क्या समझते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे एग्जांपल है v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आपकी बार v का जो काम करने वाला है वो कौन है, f ऑफ x। यहाँ पे f ऑफ x क्या है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स इन x ओवर f। ठीक है, जो f ऑफ x जो है वो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल इन x ओवर फील्ड f के। देन v इज एन एबेलियन ग्रुप, v जो है एबेलियन ग्रुप होगा फॉर एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्योंकि हमने रिंग थ्योरी में पढ़ा था और हमने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा था कि अगर पॉलिनोमियल की बात की जाए तो जो पॉलिनोमियल है वो एबेलियन ग्रुप होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, और उसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस तरीके से डिफाइन होगी, यानी कि उसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगी फॉर पॉलिनोमियल्स व्हेनेवर वी कैन, जब हम कोई वी सेट लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं एक्स के वेरिएबल्स में नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। एक्स स्क्वायर इज़ ए पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये पॉलिनोमियल है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे ये जो है ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं और उनको हम एक सेट में ले लें तो v एक सेट बन जाएगा और वो सेट जो है वो एबेलियन ग्रुप बनाएगा। पहली कंडीशन जो थी हमारी कि जो कंडीशंस क्या थी भाई, कंडीशंस ये थी कि पहली कंडीशन ये थी कि वो जो v जिसको हमें वेक्टर स्पेस दिखाने जा रहे हैं तो वो एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेट्स सपोज अल्फा इज ए एलिमेंट ऑफ फील्ड और a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की पावर 4, ऐसे करते करते प्लस करते करते an(x) की पावर n प्लस an प्लस 1x की पावर n प्लस 1, ऐसे करते करते जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे सेट में आ जाएंगे, और बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा a0 अल्फ़ा a1x अल्फ़ा a2x स्क्वायर, ऐसे करके अल्फ़ा an(x) की पावर n अल्फ़ा an प्लस 1x की पावर n प्लस 1, ये सब ऐड होते चले जाएंगे। तो वही सेम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करेगा, और ये दोनों एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि ये वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ के। तो v इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, इसका मतलब यही होता है v इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, कि जो v है एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ की, जहाँ पे जो फील्ड है वो जनरल है, ठीक है, रियल नंबर ले सकते हैं उसे, और जो v है वो पॉलिनोमियल्स का सेट है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स इन x, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स इन x। ये एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और ये दिख जाता है कि ये वेक्टर स्पेस है, यानी कि पॉलिनोमियल्स आर वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है v इज इक्वल टू एफ एन ऑफ एक्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, देन vf इज अ वेक्टर स्पेस अंडर ऑपरेशन इज डिफाइंड एवर। यानी कि यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसे ही वो करना है कि v इज इक्वल टू एफ एन ऑफ एक्स, ये भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री लेस देन n है। यहाँ पे लिया था v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पर जो डिग्री थी वो n से भी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं a n x की पावर n के बाद a n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 भी करा है। ये a n प्लस 1 इंटू में एक्स की पावर n प्लस 1 इसलिए क्या है, क्योंकि इसकी डिग्री n से बड़ी है इसकी डिग्री इस वाले एग्जाम्पल में। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल बोलता है कि v इज इक्वल टू एफ एन एक्स, इसका मतलब होता है डिग्री लिमिट कर दी है। जो डिग्री है वो हमेशा जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उनकी डिग्री n से छोटी होगी या उसके बराबर होगी, बस इतना ही हो सकता है, n प्लस 1 डिग्री नहीं जाएगी। तो वही सेम एज इट इज़ वैसे ही लिखना है जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में किया। बस यहाँ पे an प्लस 1 इंटू में एक्स की पावर n प्लस 1 नहीं लिखना है, तो यहीं तक लिखना है बस, तो ये आ जाता है। और वैसे ही करके
हम दिखा देंगे कि वी एफ जो है, वी जो है वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ के अंडर ऑपरेशन इज डिफाइनेबल। तो ये आपके लिए होमवर्क भी है कि बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिखो, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे लिखो, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं बीएससी के अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे या मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। तो प्रैक्टिस के लिए दिया है ये कि इसको करने के लिए बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिख डालो, बस यहाँ पर an+1 x⁻n+1 नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, और लास्ट में वी एफ, वी इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करेगी और वी जो है एबेलियन ग्रुप भी होगा, क्योंकि हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था पॉलिनोमियल इज ए एबेलियन ग्रुप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।